Hi, good morning. Hi, good morning. Can you see me? Can you hear me? Let me see. Hi, good morning. Can you see me? Can you hear me? Let me see. Hi, good morning. Can you see me? Can you hear me? Let me see. Okay, good morning. Good morning. आज क्या हुआ कि मुझे थोड़ा सा आलस छाया हुआ था, पता नहीं क्यों। मैं रात को भी जल्दी सो गई थी और सुबह लेट उठी हूँ, फिर भी आलस छाया हुआ है। ऐसे लग रहा है सो जाऊँ दोबारा से। तो आलस को भगाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, तुम लोगों के लिए भी टिप है, जब भी तुम लोगों का आलस आ रहा है, तुम्हें पता है कि तुम्हारी नींद पूरी हो चुकी है, उसके बाद भी तुम्हें इतना ज़्यादा आलस आ रहा है, तो हल्की सी एक्सरसाइज कर लो। 10 मिनट कर लो, 5 मिनट कर लो, कुछ भी कर लो, जंप्स कर लो, कुछ भी कर लो। डंबल है तो डंबल से ऐसे कर लो, कुछ भी कर लो, बॉडी वेट एक्सरसाइज कर लो, पुशअप्स कर लो। तो मैं यही कर रही थी अभी स्टूडियो में, तो अब मैं थोड़ा सा एक्टिव फील कर रही हूँ। हाय, माय नेम इज़ ऋतु रतेवाल एंड यू आर वाचिंग लेट्स क्रैक नीट यूजी। हम यूरिनरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। 2022-23 के बच्चों के लिए डिटेल्ड बैच है। बैच का नाम विजय भव है। आज के लेक्चर में जो मैं तुम्हें बातें बताने वाली हूँ, कल हम नेफ्रॉन पढ़ रहे थे, नेफ्रॉन क्या होता है। आज नेफ्रॉन का कंप्लीट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ओह माय बैक, ज़्यादा ही हो गई, कुछ बैक हिल गई मेरी। नेफ्रॉन का कंप्लीट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग, देन नेफ्रॉन की लोकेशन पढ़ेंगे, देन मिक्चुरेशन पढ़ेंगे। ये बेसिक टॉपिक्स हैं जो आज मुझे कंप्लीट करने हैं, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन भी पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। ओह, मैं एसी के रिमोट से स्लाइड्स चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। अनअकैडमी प्लस पे हमारा देयर इज़ वन मोर प्लेटफॉर्म कॉल्ड अनअकैडमी प्लस। अगर आप डिटेल्ड स्टडी चाहते हैं और अगर आप गाइडेंस चाहते हैं, प्लस अगर आप क्वेश्चन, जैसे अभी तो मैं तुम्हारे क्वेश्चन ज़्यादा पिक नहीं करती हूँ क्योंकि इतना सारा बच्चा होता है, देन बीच में बहुत सारा कुछ ऊटपटांग कमेंट भी हो जाता है जो मेरा मोरल बहुत ही डीमोरलाइज मुझे कर देता है, तो मैं ज़्यादा कमेंट्स पढ़ती नहीं हूँ तुम लोगों के। लेकिन प्लस पे एक और प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं टीच करती हूँ। आप मेरी क्लास में आएंगे तो आई विल रीड ऑल योर कमेंट्स, बिकॉज आप लोग यू विल बी माई स्टूडेंट्स इन माई क्लास एंड देयर विल बी लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो वहाँ पे ज़्यादा ऐसा कुछ होता नहीं है। वहाँ पे अगर कोई ऊटपटांग कमेंट करे तो उसको ब्लॉक किया जा सकता है, ठीक है। सो अगर आप प्लस पे आना चाहते हैं तो आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। गेट सब्सक्रिप्शन, नीट कैटेगरी में जाके गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है। अपना समय चूज़ करना है, आप कितने समय के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो। 24 मंथ्स भी है, 2 ईयर्स भी है यहाँ पे, जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो व्हाई। ये कोड यहाँ पे नीचे जगह होगी, कोड डालेंगे ऋतु RITU और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आपके फीस पे, और आप वहाँ पे भी मुझसे पढ़ सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज़ के बारे में कल बहुत बड़ा सेशन हुआ है भैया। 2021 वालों के लिए टेस्ट सीरीज़ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे है। कोड RITU डाल के आप ज्वाइन कर सकते हैं, रैंकर्स टेस्ट सीरीज़। चलो बस बहुत हो गया, शुरू करते हैं। कल हम बात कर रहे थे, आई होप तुमने पहले वाले लेक्चर्स लगाए हैं, नहीं लगाए तो लगा लो, पढ़े हुए हैं। कल हम बात करते हैं नेफ्रॉन क्या होता है। नेफ्रॉन किडनी में पड़े हुए छोटी छोटी फैक्ट्रीज होती हैं जो कि सूसू को प्रोड्यूस करती हैं। किडनी में पड़ी हुई छोटू फैक्ट्रीज होती हैं जो कि सूसू को प्रोड्यूस करती हैं। कितना नेफ्रॉन होता है हमारी किडनी में? हर एक किडनी में कितना नेफ्रॉन होता है अलग अलग से। 10 लाख इधर है, 10 लाख इधर है। कल मैंने तुम्हें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा दिया था, स्ट्रक्चर पढ़ा दिया था, जो कि मैं तुम्हें दोबारा से दिखा देती हूँ। दिस इज अ नेफ्रॉन। इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 पार्ट्स, वन इज ग्लोमेरुलस, अदर इज रीनल टिब्यूल। Renal tubule looks something like this. There is a cup at the starting of renal tubule. एक cup है. Then there is a tube which is highly folded here. Then this tube makes a loop like this. And then the tube is again highly folded here. ये बात कल हो गई थी. This is a nephron. This is one part of the nephron. This part is called renal tubule. Renal tubule के ये 4 parts हैं. This one is called Bowman's capsule.
मैं दोबारा से नहीं लिख रही हूँ बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टॉट यू. दिस इज कॉल्ड PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. प्रॉक्सिमल मतलब पास, कॉन्वोल्यूटेड मतलब मुड़ी हुई, ट्यूब्यूल तो ट्यूब्यूल है. किसके पास? बोमेंस कैप्सूल के पास. दिस इज कॉल्ड DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. दिस इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले. लूप ऑफ हेनले. ये 4 पार्ट्स हैं रीनल ट्यूब्यूल के. नेफ्रॉन का दूसरा पार्ट है ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस क्या है भैया? सूसू बनाने के लिए ब्लड भी तो चाहिए ना, ब्लड में से ही तो सूसू बनेगा ना, ब्लड में से ही तो पानी निकलेगा और यूरिया निकलेगा तभी सूसू बनेगा. तो यहाँ पे एक ब्लड वेसल पहले यहाँ पे आएगी इस तरीके से, बहुत सारा ब्लड लेके, ठीक है. ये ब्लड वेसल यहाँ पे कैपिलरीज में ब्रेक डाउन हो जाएगी ऐसे, इस तरीके से. ये कैपिलरीज से यहाँ से वाटर और यूरिया निकलेगा, वाटर और यूरिया निकलेगा, यहाँ पे सूसू बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. देन दीज कैपिलरीज विल अगेन जॉइन टू फॉर्म अनदर ब्लड वेसल like this. So these capillaries which are in between, they are called glomerulus. And it is also a part of nephron. इतनी बात क्लियर हो गई थी कल? बोलो. जब मैं पढ़ाती हूँ तो मुझे बहुत बार लगता है यार मैं सच में कैमरे से बात तो नहीं कर रही हूँ, कहीं मैं तुम लोगों से बात कर रही हूँ ना, तो मुझे बताते रहा करो. क्योंकि देखो ऑनलाइन ऑफलाइन में एक बहुत बड़ा फ़र्क ये होता है यार. ऑफलाइन में मैं जाके तुमसे पूछ सकती हूँ समझ में आ गया है, नहीं समझ में आया तो बता दो, ठीक है, नहीं समझ में आया पूछ लो, ठीक है. नहीं फिर बोलते तुम समझ में आ गया, फिर मैं तुमसे पूछ लूँ चलो खड़े हो बताओ, तुमको मैडम नहीं आता मैं तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दूँ. ये सब चल सकता है ऑफलाइन में, ऑनलाइन में नहीं चल सकता. ऑनलाइन में मैं तुम्हारे ऊपर ही भरोसा कर रही हूँ. ओ मेरी कमर. ऑनलाइन में मैं तुम्हारे ऊपर ही भरोसा कर रही हूँ कि ये बातें तुम्हें समझ में आ रही हैं. ब्लड वेसल आई, ब्लड वेसल में से कैपिलरीज बनी, क्योंकि कैपिलरीज से ही चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं, बाहर निकल सकती हैं, कोई और चीज़ से नहीं निकल सकती है ना. देखो ये आर्टरी है, ये भी आर्टरी है, आर्टरी से कभी चीज़ें बाहर नहीं निकलती, कैपिलरी से बाहर निकलती है, ठीक है. तो यहाँ पे कैपिलरीज का गुच्छा है जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं. ग्लोमेरुलस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नेफ्रॉन. तो नेफ्रॉन के कितने पार्ट हो गए? पहला, दूसरा बोमेंस कैप्सूल, तीसरा PCT, चौथा लूप ऑफ हेनले और पांचवा DCT, ठीक है. दूसरे को बोमेंस कैप्सूल को प्लस PCT को प्लस लूप ऑफ हेनले को प्लस DCT को मिला के रीनल ट्यूब्यूल बोलते हैं. ये कल बात हो गई थी यार अपनी. अब देखो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी, ध्यान से सुन लो, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आती है. क्लास में आने का फायदा ये है कि ध्यान से सुनो, जो चीज़ नहीं समझ में आती तुम्हें ऑफलाइन में या दूसरे टीचर से. सुनो, दिस आर्टीरियोल, आर्टीरियोल सिंपली मीन्स अ स्मॉल आर्टरी, इज कॉल्ड एफेरेंट आर्टीरियोल. एफेरेंट आर्टीरियोल, ओके. एंड दिस आर्टीरियोल इज कॉल्ड efferent आर्टीरियोल. ए जो लाती है, ई जो लेके चली जाती है, ठीक है जी. ई से एग्जिट होता है तो आपको याद रहेगा ई. अब एक बात ध्यान से देखो आप. पहली बात तो एफरेंट आर्टीरियोल बहुत मोटी है और ईफरेंट आर्टीरियोल बहुत पतली है. ऐसा क्यों? ये भी क्वेश्चन नीट में आया हुआ है. बेटा अगर आप किसी पाइप से कोई लिक्विड भरोगे और वो पाइप बहुत मोटी है तो बहुत ज़्यादा लिक्विड आएगा, लेकिन जिस पाइप से लिक्विड निकल रहा है वो पाइप पतली है तो लिक्विड कम बाहर निकल पाएगा पर यूनिट टाइम. मान लो पर सेकंड की बात करें, पर मिनट की बात करें, तो ग्लोमेरुलस में प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा पानी का. देयर विल बी लॉट ऑफ लिक्विड फिल्ड, तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा. तो हम चाहते हैं ग्लोमेरुलस में प्रेशर ज़्यादा रहे ताकि यहाँ से भर भर के पानी और यूरिया ये सब निकल सके. ज़्यादा प्रेशर में ज़्यादा तेज़ी से निकलेगा ना वाटर और यूरिया ये सब आयंस. सो एक तो ये क्वेश्चन आता है. दूसरी बात बेटा देखो, मैंने क्या कहा था, ये किडनी है, किडनी के अंदर रीनल आर्टरी ब्लड लेके आती है. दिस इज रीनल आर्टरी, अंदर जाएगी. आर्टरीज ऑर्गन्स को ब्लड देती है ना, जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड देने जाती है आर्टरी, है ना. आर्टरी का काम क्या है?
ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसी ऑर्गन को देना। तो यहाँ पे रीनल आर्टरी के दो धर्म हैं, देयर आर टू वर्क्स। पहला काम, गिव ऑक्सीजन टू रीनल सेल्स। रीनल सेल्स कौन से हैं? जिन सेल्स से नेफ्रॉन बना हुआ है, इसमें नेफ्रॉन ही तो पड़े हैं ना, तो नेफ्रॉन के सेल्स को बेसिकली ऑक्सीजन देना। दूसरा, रिमूव यूरिया फ्रॉम इटसेल्फ। ब्लड के इस वक्त दो काम है यहाँ पे अंदर आके, एक तो अपनी ऑक्सीजन सेल्स को दे देना ताकि सेल्स जो हैं वो जिंदा रह सके, और दूसरा अपना यूरिया रिमूव करवा लेना। ठीक है, तो अब इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे यूरिया तो रिमूव हो गया। अब ये एफरेंट आर्टीरियल कहाँ से बना बेटा? यही है, ये जो ये रीनल आर्टरी है ना, ये बहुत सारी ऐसे आर्टीरियोल्स में टूट जाएगी अंदर जाके। हर एक नेफ्रॉन के पास एक आर्टीरियल, समझ रहे हो? दीज आर एफरेंट आर्टीरियल्स। तो कितनी एफरेंट आर्टीरियल में टूटेगी बताना? कितनी, एक किडनी के अंदर कितनी एफरेंट आर्टीरियल होंगी? जरा आंसर करो। एक रीनल आर्टरी कितनी एफरेंट आर्टीरियल में टूटेगी? जल्दी बोलो। दो में पिट जाओगे बेटा। एक रीनल आर्टरी कितने एफरेंट आर्टीरियल में टूटेगी? वेरी गुड हिमांशु, बहुत बढ़िया। सुनीता, बहुत बढ़िया। 10 मिलियन नहीं, 10 लाख, 1 मिलियन। खुशी गुप्ता, वेरी गुड। यार जितने नेफ्रॉन होंगे, यहाँ पे नेफ्रॉन पड़ा है यार, क्या बात करते हो, ये नेफ्रॉन है। तो यार एफरेंट आर्टीरियल ने इसी को तो ब्लड देना है, तो जितने नेफ्रॉन पड़े होंगे उतने तो एफरेंट आर्टीरियल बनेंगे ना, समझ रहे हो? तो बेटा 10 लाख एफरेंट आर्टीरियल तो है ही ना, है? पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात सुनो, ये बहुत खुश हो गया, एफरेंट आर्टीरियल बहुत खुश हो गया कि यार मैंने तो यूरिया निकाल दिया, मेरा तो काम खत्म हो गया, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ से बस, तुम्हें पता है आर्टरी में से जब ऑक्सीजन निकल जाती है तो हम उसको ब्लू कलर का शो करने लगते हैं, वेन बना देते हैं। फिर चलो अब मैं वेन बन जाता हूँ, क्योंकि मेरी क्या कहते हैं यूरिया तो निकल गया, तो अब मैं चला जाता हूँ बाहर, रीनल वेन के थ्रू बाहर चला जाता हूँ। लेकिन बेवकूफ़ बच्चे, तुमने सिर्फ और सिर्फ वाटर और यूरिया निकाला है, तुमने ऑक्सीजन तो दी नहीं नेफ्रॉन को। ब्लड के दो काम थे ना, ब्लड के दो काम थे ना। क्या काम था? ऑक्सीजन भी तो देनी थी रीनल सेल्स को भाई। अभी तो तुमने सिर्फ यूरिया रिमूव कर पाया है। तो इसको बड़ी अपनी गलती रियलाइज होती है, अच्छा यार मैंने ऑक्सीजन तो दी नहीं, अब मैं क्या करूं? तो ये क्या करती है, इट अगेन्स ब्रेक डाउन्स इनटू अ नंबर ऑफ कैपिलरीज। ये फिर से बहुत सारी कैपिलरी उसमें टूट जाती है। नो टू गिव ऑक्सीजन, सिर्फ कैपिलरीज ही चीजें दे सकती हैं, ना तो आर्टरी कोई चीज दे सकती, ना कोई वेन चीज दे सकती है किसी को भी, सिर्फ कैपिलरी दे सकती है। तो एक बार तो कैपिलरीज ने यहाँ पे यूरिया दे दिया, यूरिया और वाटर दे दिया, अब कैपिलरीज को ऑक्सीजन भी तो देनी है, तो यहाँ पे ये दोबारा से बहुत सारी कैपिलरीज में ब्रेक डाउन हो जाएगी बेटा, ऐसे ऐसे, समझ रहे हो? टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द सेल्स। ओके, देखो यहां पे ऑक्सीजन है, यहां पे सेल्स है, दीज आर द सेल्स, ये सेल्स है, ये ऑक्सीजन है, तो यहां से ऑक्सीजन दे दो ना, यहां से ऑक्सीजन दे दो ना। दिस कैपिलरी सिस्टम इज कॉल्ड पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरी मतलब अराउंड, ट्यूबुलर, ट्यूब्यूल के अराउंड जो कैपिलरीज हैं उनको पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हम लोग कहेंगे। आपको किसी भी किडनी के अंदर दो प्रकार की कैपिलरीज देखने के लिए मिलेंगी। एक तो जो नेफ्रॉन के अंदर कैपिलरीज होती हैं जिनको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, जिनका काम है यूरिया को निकलवा देना। दूसरी टाइप ऑफ कैपिलरी जो इफरेंट आर्टीरियल से दोबारा से बनेंगी उनको बोलेंगे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, जिनका काम है ऑक्सीजन प्रोवाइड करना सेल्स को। ठीक है, नाउ एक ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है, एक पेरीट्यूबुलर कैपिलरी काफी नीचे तक जाती है बेटा, ऐसे करके इट गोज डाउन
क्योंकि पूरे लूप ऑफ हेनले को इसने ऐसे वो देनी है, ऑक्सीजन देनी है। तो लूप ऑफ हेनले के अराउंड एक बड़ी सी कैपिलरी ऐसे करके जाती है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी जाती है, इसे बोलते हैं वासा रेक्टा। नाम सुना है? नाम सुना होगा पर समझ में नहीं आया होगा कि वासा रेक्टा होता क्या है। वासा रेक्टा कुछ नहीं बेटा, इट इज अ टाइप ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी ओनली। It is a type of peritubular capillary only, but it is long peritubular capillary and it is looped. It is looped around the loop of Henle so that it can give oxygen to loop of Henle's cells. Ultimately, अब जाके इनका काम पूरा हुआ है. Now they will become, deoxygenated and यूरिया तो पहले निकल गया था. Now they will join to form. ऐसे छोटी छोटी ब्रांचेस बनाएंगी, वो सारी मिलके अल्टीमेटली टू रीनल वेन. अब ये रीनल वेन बना देंगे सारी की सारी. जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे पहले यहाँ पे ग्लोमेरुलस बना होगा, यहाँ पे एफरेंट आर्टीरियल आया इधर से, एफरेंट आर्टीरियल आया इधर से, यहाँ पे ग्लोमेरुलस बना, फिर यहाँ पे इफरेंट आर्टीरियल, फिर यहाँ पे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. ठीक है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, फिर यहाँ पे रीनल वेन से बाहर. ये नेफ्रॉन का कंप्लीट स्ट्रक्चर है. नेफ्रॉन क्या है? ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी. लेकिन जब आप नेफ्रॉन बना के आओगे मान लो स्कूल एग्जाम में या कुछ भी, तो आपको क्या चीज़ें और बनानी है? आपको पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और बनानी है, क्योंकि यू हैव टू शो देम. आपको वासा रेक्टा भी बनानी है. दोनों प्रकार की कैपिलरीज का काम पता चल गया, ग्लोमेरुलस का काम पता चल गया, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का काम पता चल गया. इज दिस क्लियर? बैक से कौन सी वॉइस आ रही है यार? इज दिस क्लियर? मुझे तो कोई वॉइस नहीं आ रही बैक से. बैक से कौन सी वॉइस आ रही है यार? इज दिस क्लियर? मैम थोड़ा सा मराठी बोल के देखिए. मैम रिपीट कर दो. कर देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ, उसमें क्या बड़ी बात है. देखो क्या बोला मैंने सिर्फ इतनी सी बात बोली है. ये नेफ्रॉन है, अभी तक अपने को पता चल गया ये नेफ्रॉन है. ये एफरेंट आर्टीरियोल है, उसने ब्लड डाला ग्लोमेरुलस में ताकि यहाँ से सूसू बन सके, ग्लोमेरुलस से यूरिया और पानी निकल सके. फिर ये इफरेंट आर्टीरियोल बन गया. फिर इफरेंट आर्टीरियल को याद आया, यार मैंने कैपिलरीज तो बनाई थी पर मैंने यहाँ से ऑक्सीजन तो दी नहीं, मैंने तो सिर्फ यूरिया दिया है. तो उसने दोबारा से कैपिलरी बना दी यहाँ पे ऑक्सीजन देने के लिए. और ये कैपिलरीज ऐसे इनको जकड़ लिया, सबके अराउंड चली गई. ठीक है, क्यों? बिकॉज इन्हीं को तो ऑक्सीजन देना. ये सारा का सारा सेल से बना हुआ है ना, एपिथेलियम सेल से बना हुआ है. नेफ्रॉन इज नथिंग बट अ ट्यूब एंड अ कप मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल्स, कुछ भी नहीं. और एक कैपिलरी काफ़ी नीचे चली जाती है ऐसे, ताकि वो लूप ऑफ हेनले को ऑक्सीजन दे दे. इसे वासा रेक्टा बोलते हैं. इन कैपिलरीज को टोटल नाम इनका पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है. पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का ही एक टाइप है वासा रेक्टा. और अल्टीमेटली ये ज्वाइन करके यहाँ पे रीनल वेन में चली जाएंगी, क्योंकि अब इनका काम पूरा हो चुका है. इन्होंने यूरिया भी निकलवा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे इन्होंने ऑक्सीजन भी दिलवा दी. बोलो. मेरी क्लास ही नहीं मिल रही थी यार. मैं ना लिंक डालना शुरू करूंगी एक्चुअली टेलीग्राम पे. सुनो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो यार. एक्चुअली ना मैं अभी 2 फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, तो जिस फ़ोन में मेरे पास लिंक होता है उसमें टेलीग्राम नहीं है. मैं टेलीग्राम पे लिंक डालना शुरू करूँगी. टेलीग्राम ज्वाइन कर लो यदि तुमने नहीं किया है तो. टेलीग्राम पे जाओगे, टेलीग्राम एक ऐप होती है भाई, जिनको नहीं पता टेलीग्राम डाउनलोड करो, लिखो रितु रत्तेवाल. यहाँ पे ऐसे एक 50,000 बच्चों का ऐसा कुछ चैनल आएगा, यहाँ पे आ जाओ. इसको ज्वाइन करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको पैसा नहीं देना पड़ता. यहाँ पे मैं लिंक्स वगैरह डाल देती हूँ. ठीक है, अगर कोई टेस्ट वगैरह है वो भी डाल देती हूँ. अगर तुम प्लस लेना चाहते हो 2022 के लिए, 23 के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो और तुम्हें कोई डाउट है सब्सक्रिप्शन लेने में, तो ये मेरी हेल्पलाइन है. इस पर कोई भी ऐसी कॉल नहीं करेगा कि मैडम से बात करा दो. मैडम से बात नहीं होएगी उस पर. ठीक है,
फिर मैडम से कहाँ बात होगी? मैडम से कहीं बात नहीं होगी, मैडम से सिर्फ लाइव क्लासेस में बात होती है, लाइव क्लास में प्लस की लाइव क्लासेस में बेसिकली बात होती है। यहाँ पे तो फिर भी थोड़ी कमी हो पाती है। ठीक है, ये ऑक्सीजन बोमेंस कैप्सूल में क्यों नहीं देता? नितिन पांडे, अगर दे भी दे, ठीक है, मान लो बोमेंस कैप्सूल में थोड़ी बहुत ऑक्सीजन दे भी दे, इट इज़ नॉट इनफ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रोक लेता है ग्लोमेरुलस में, मैं तो नहीं दूंगा ऑक्सीजन, सिर्फ यूरिया दे सकता हूँ, देख लो, ऑक्सीजन नहीं लेना मेरे से, ले मत लेना, देख लो मार दूंगा, ऐसे थोड़ा भी होता है। थोड़ा बहुत ऑक्सीजन देता है, लेकिन इतने सारे सेल्स को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा ना, तो इसलिए दोबारा से कैपिलरी बनानी पड़ रही है। ये डिटेल्ड लेक्चर्स कब तक चलेंगे शिवाजी वार्ग में? ये पूरी जिंदगी चलेंगे बेटा, डिटेल्ड लेक्चर्स पूरा 1 साल चलेंगे। सुनो ना, बोर्ड के लिए लास्ट में कितने ईयर के क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लूं बेटा? लास्ट के कम से कम 10 साल के प्रिपेयर कर लो क्वेश्चंस, पास्ट ईयर क्वेश्चंस देख लो बोर्ड के लिए। आपका नंबर नहीं आ रहा, ये क्या हुआ पता नहीं। कैन आई बाय ओनली बायोलॉजी सब्सक्रिप्शन? नहीं बेटा, लेकिन आप बायो, ये देखो, तुम मेरी सास हो क्या? एक बच्चा पूछा मैडम सिंदूर क्यों नहीं लगाया? सॉरी मम्मी, आगे से लगा लूँगी, भूल गई थी, क्लास प्रिपेयर करी थी ना मम्मी सुबह उठ के, तो नहा के याद ही नहीं रहा लगाना, सॉरी मम्मी, सॉरी, आप बुरा मत मानना सासू माँ प्लीज़। ठीक है, अब समझ में आया? नेफ्रॉन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कुछ है नहीं ना, क्या है अपना, हमारे दिमाग पे कितनी लेयर्स चढ़ी हुई हैं बकवास की कि हम ये बात नहीं समझ पा रहे हैं। कितना फोकस करो यार, बात चल रही है यहाँ पे, चलो फोकस करो। तो ये तो मैंने नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर, देखो कल यही डायग्राम बना था, उससे पहले भी यही डायग्राम बना था, यही डायग्राम चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में। ठीक है जी, अब देखो नेफ्रॉन कहाँ पड़ा होता है, अब बस ये बात कर लेते हैं। किडनी में पड़ा होता है मैडम, और कहाँ पड़ा होता है बेटा? किडनी में कहाँ पड़ा होता है? कॉर्टेक्स में पड़ा होता है, मेडुला में पड़ा होता है, इसके लिए हमें किडनी का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब थैंकफुली हमें किडनी का स्ट्रक्चर पता है। तुम लोग कॉपी में बनाते हो ये सब जो मैं बना रही हूँ, कि मैं अपना ढिंडोरा पीटती रहती हूँ? कॉपी में जब मैं किडनी का स्ट्रक्चर बनाऊं, तो साथ में बनाओ, क्योंकि तुम्हारा प्रैक्टिस होएगा। ठीक है, ये अपन ने कॉर्टेक्स बना लिया ऊपर, ये कॉर्टेक्स है, ये मेड्यूला है, नीचे वाला मेड्यूला है ना। मेड्यूला में ऐसे ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर्स है, मेडुलरी पिरामिड्स बोलते हैं, थोड़ा एक बड़ा बना लेते हैं, ऐसा थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स है इस तरीके से। तो नेफ्रॉन यहाँ पड़ा होता है बेटा, देखो नेफ्रॉन का बोमेंस कैप्सूल कॉर्टेक्स में होता है हमेशा, नेफ्रॉन का पीसीटी भी हमेशा कॉर्टेक्स में होता है, लूप ऑफ हेनले नेफ्रॉन का ऐसे पड़ा होता है मेड्यूला में, और फिर डीसीटी भी ऊपर पड़ा होता है, और ऑब्वियसली ग्लोमेरुलस भी ऊपर ही पड़ा होगा यहाँ पे। तो ये क्या क्वेश्चन नीट में आ सकता है भैया? आ सकता है, क्योंकि गीता में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बोमेंस कैप्सूल पीसीटी डीसीटी विल ऑलवेज बी अप इन कॉर्टेक्स, एंड जो लूप ऑफ हेनले है वो नीचे आएगा मेडुला में। अब नेफ्रॉन भी 2 प्रकार के होते हैं, कुछ नेफ्रॉन्स ऐसे होते हैं, देखो पीसीटी तो ऊपर ही आना चाहिए, ठीक है, बस इनका लूप ऑफ हेनले बहुत लंबा होता है, ऐसे नीचे मेडुला में नीचे घुस जाता है, डीसीटी फिर बाहर। तो सारे नेफ्रॉन्स का बोमेंस कैप्सूल पीसीटी डीसीटी और ग्लोमेरुलस तो हमेशा कॉर्टेक्स में आएगा, लेकिन उनका लूप ऑफ हेनले का लेंथ चेंज हो जाता है, कुछ का सिर्फ ऊपर ऊपर होता है, कुछ का बहुत नीचे तक घुस जाता है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के नेफ्रॉन्स मिलते हैं आपको। ये जो लंबे वाले हैं इनको बोलते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन्स, नहीं जक्स्टाग्लोमेरुलर नहीं, जक्स्टामेडुलरी, क्या बात कर दिया, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। जक्स्टा का मतलब होता है पास, ठीक है, तो मेडुला के बहुत ज़्यादा ही पास अंदर ही घुस गया है, बहुत ज़्यादा ही। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स इनको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। यार ये ना मैंने एनसीईआरटी से आज पढ़ा नहीं, मैं भूल रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा, मुझे बताओ इसका परसेंटेज कितना होता है? किसी किडनी में जक्स्टामेडुलरी ज़्यादा होते हैं, कॉर्टिकल ज़्यादा होते हैं? मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ, जल्दी बताओ। कौन है ये? ब्लॉक मार दूंगी बेटा। म्यूजिक लीड सक्सेस, मैडम खुशखबरी कब दे रही हो? हैं ये देख, म्यूजिक लीड सक्सेस, कितनी गंदी बातें कर रहा है यार ये बच्चा मेरे साथ। ऐसे नहीं करते बच्चों, बुरी बात होती है।
कितना बच्चा, तुम सोचो कितना बच्चा प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकता, म्यूजिक लीड्स जो भी तुम्हारा नाम है, कितना बच्चा प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकता। वो यहाँ पढ़ने आया यार, उसको लगता है मेरा यही सोर्स है पढ़ने का और मैं यहाँ से नीट क्लियर कर सकता हूँ। तुम कितना बकवास कर रहे हो बीच में, देखो ऐसे करते हैं, बोलो। वेरी गुड। कॉर्टिकल बेटा 85% होते हैं और मेडुलरी 15% होते हैं। तो बेटा हमने देखा है कि सोसाइटी में भी जो लोग सोसाइटी को चेंज करते हैं, है ना, जो लोग सोसाइटी को नया रूप देते हैं वो बहुत कम होते हैं, और जो लोग भेड़ चाल में चलते रहते हैं, खाया पिया सोया, है ना, बच्चे पैदा किए मर गए, वो ज़्यादा होते हैं। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स सूसू तो बनाते हैं, लेकिन ये सूसू को कभी भी डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। अब तुम कहोगे मैडम सूसू को डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेट क्यों करना है, ये कौन सा फैटिश है, ये क्या मतलब है सूसू को कॉन्सेंट्रेट और डाइल्यूट करना। बेटा बहुत ज़्यादा फर्क है। मान लो तुमने 2 जग पानी पी लिया एकदम से, तो क्या तुम्हारा सूसू ज़्यादा प्रोड्यूस होगा या कम प्रोड्यूस होगा, तुम सोचो। ऑब्वियसली ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ये तो कोई छोटा बच्चा भी बता देगा, जब ज़्यादा पानी पियोगे तो ज़्यादा सूसू प्रोड्यूस होगा। तो जब ज़्यादा सूसू प्रोड्यूस होगा तो क्या वो डाइल्यूट प्रोड्यूस होगा या वो कॉन्सेंट्रेटेड प्रोड्यूस होगा, उसके अंदर जो आयन्स होंगे, यूरिया होंगे, वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होंगे कि डाइल्यूट होंगे, ऑब्वियसली डाइल्यूट होंगे, है ना। तो डाइल्यूट सूसू तब प्रोड्यूस होता है जब बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हो। उसके ऑपोजिट में अगर आप किसी रेगिस्तान में गुम हो जाओ, ठीक है, आपके पास पीने के लिए पानी नहीं है, तो क्या आपको ज़्यादा सूसू बनेगा, थोड़ा सूसू बनेगा? ऑब्वियसली थोड़ा सूसू बनेगा, क्योंकि बॉडी पानी कंजर्व करने की कोशिश करेगी। आप पानी पी नहीं पा रहे हो ना, तो बॉडी अपना पानी बचाने की कोशिश करेगी, क्यों भैया सूसू में बहाओ में अपना पानी, है ना। तो कैसा सूसू बनेगा, कॉन्सेंट्रेटेड बनेगा यूरिन। सो डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेशन करना सूसू का, ये जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स का काम होता है। कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन ऑफ यूरिन। तो बेटा जो यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करें, जो सोसाइटी की शक्ल चेंज करें, वो कम होते हैं। जो सूसू तो बना रहे लेकिन ज़्यादा कोई कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं कर पा रहे, वो ज़्यादा होते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। यहाँ से नेफ्रॉन के सारे टॉपिक खत्म होते हैं। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन हो गया, लोकेशन ऑफ नेफ्रॉन हो गया, ठीक है जी, डायमीटर ऑफ एफरेंट इफरेंट आर्ट्रियोल हो गया, नेफ्रॉन में वासा रेक्टा हो गया। ये मैं लिख के लाई थी आज सुबह क्या क्या पढ़ाना है। एक्ट ऑफ मैच्योरेशन पे चले, एक्ट ऑफ मिक्चुरेशन पे चले, मिक्चुरेशन। अरे लड़का गिल्टी फील कर गया, म्यूजिक लीड सक्सेस, सॉरी मैम। भाई ठीक है, आई एक्सेप्ट योर सॉरी, आई एक्सेप्ट योर सॉरी। अच्छा यहाँ पे बहुत सारे 2021 वाले बच्चे भी होंगे, है ना मैम। आपके प्लस सब्सक्रिप्शन में कितने बच्चे होते हैं बेटा? मानसी लेट डिपेंड करता है यार। प्लस पे तो बहुत सारा बच्चा है, क्योंकि प्लस पे टीचर्स भी बहुत सारा है ना। प्लस पे 70 तो टीचर्स है यार, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के। मेरा तो बायोलॉजी में रैंक ही बहुत पीछे आता है प्लस में, और बहुत टीचर्स हैं मेरे से आगे जो बहुत ज़्यादा क्लासेस लेते हैं प्लस पे। तो किसी के भी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरी क्लास में रहता है 30, 35, 40 बच्चा रहता है। +2 कब चालू करोगे बेटा? मैं ना आज मैराथन सोच रही थी, एक सोची थी मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन ले लूँ, +2 भी शुरू कर दूँ, लेकिन आज बन नहीं रहा हिसाब, तो मैं करती हूँ, मैं +2 करती हूँ शुरू, ठीक है, जैसे भी हो पाएगा। आओ चलो एक्ट ऑफ मिक्चुरेशन पढ़ते हैं। अब अपने को पता है किडनी का लोकेशन कहाँ है, मिक्चुरेशन क्या होता है, सूसू करना, अब हमें ये भी पता है। ये बंदा है या बंदी भी हो सकती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये उसकी किडनीज है। अपने को भी एग्जैक्ट लोकेशन पता है ना किडनी की कहाँ पे है, 2 फ्लोटिंग रिब्स के अंदर छुपी हुई, और वर्टिब्री में लास्ट थोरेसिक एंड 3rd लंबर के बीच में। अब जो बच्चे सोचे मैं फारसी बोल रही हूँ, NCERT पढ़ाया है। अब देखो यहाँ से सूसू बन के आया यूरेटर्स से। यूरेटर्स पतली पतली थिन ट्यूब्स होती हैं। अब कुछ टीचर्स पढ़ाते हैं यूरेटर्स की लेंथ कितनी है, बेटा नीट में नहीं आएगा, कुछ भी कर लो नहीं आएगा, ठीक है। बनती किससे? सारे ही ऑर्गन्स हमारे कैसे बनते हैं, जनरली जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो कैसे बनते हैं? बाहर एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, कुछ अंदर कनेक्टिव टिश्यू होता है, बीच में मसल होता है, और फिर साइड साइड में एपिथेलियल लेयर होती है, ऐसा होता है। तो बेसिकली मेनली एक मस्कुलर लेयर होती है बीच में, और साइड साइड में और छोटी मोटी लेयर्स होती हैं। तो यूरेटर्स भी ऐसे बने हुए हैं, मसल है
और साइड साइड में छोटी छोटी और लेयर्स हैं, ठीक है। यूरेटर में भी पेरिस्टाल्सिस होता है, आपको पता है। सूसू को नीचे पुश करने के लिए पेरिस्टाल्सिस क्या है, व्हाट इज पेरिस्टाल्सिस बेटा? खाने को नीचे पुश करने के लिए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होती है, उसको पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, जो तुम डाइजेशन एंड जो भी वो चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम वाला, ह्यूमंस वाला, फर्स्ट चैप्टर फिजियोलॉजी का, उसमें पढ़ोगे। वैसे ही यूरेटर में भी पेरिस्टाल्सिस होती है ताकि सूसू को नीचे पुश किया जा सके। देन इट कम्स इनटू दिस बैग कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से यहाँ से सूसू रिमूव हो जाएगा, ठीक है। मान लो ये बंदे की लेग्स हैं, ठीक है जी। नाउ क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं यहाँ से? किडनी से जितने क्वेश्चन बनते हैं मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ। यूरेटर से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, कोई क्वेश्चन नहीं नीट में आता। यूरिनरी ब्लैडर से क्वेश्चन आ जाता है। यूरिनरी ब्लैडर की कुछ खास बातें। यूरिनरी ब्लैडर कैसे बना होगा? ऑफ कोर्स बेटा, यहाँ पे मस्कुलर लेयर है, देयर इज अ मस्कुलर लेयर। ज़्यादातर इंटरनल ऑर्गन्स में एक मस्कुलर लेयर होती है, ठीक है जी। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर किसी बच्चे को मसल पता है, अपनी दो प्रकार की मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल। स्केलेटल को मैं खुद मूव कर सकती हूँ, जैसे मैं अभी आर्म्स की मसल को मूव कर रही हूँ, है ना। और स्मूथ होती है जिनको मैं मूव नहीं कर सकती। तो तुम्हें क्या लगता है, यहाँ वाली जो मसल्स हैं ये स्केलेटल होंगी या स्मूथ होंगी? सिंपल सा अपना क्वेश्चन पूछो, क्या तुम अपने यूरिनरी ब्लैडर को ऐसे से मटका सकते हो? कैन यू वेव योर यूरिनरी ब्लैडर लाइक दैट? और क्या तुम्हारा कोई बस नहीं चलता? बोलो। दोनों स्मूथ है, चुप कर। दोनों कौन बोला? दोनों। दीज आर स्मूथ मसल्स, इनका नाम है डेट्रूजर मसल्स। डेट्रूजर मसल नाम याद कर लो, हालांकि नीट में बहुत समय से नहीं आया है, बट जान लो। डेट्रूजर मसल, जब इसमें सूसू भर जाता है, यहाँ से सूसू भर रहा है, तो जब यहाँ पे काफ़ी सूसू हो जाता है, मान लो यहाँ पे ऐसे 300-400 ml हो गया, तो डेट्रूजर मसल की कॉन्ट्रैक्शन से सूसू नीचे पुश होता है। डू यू गेट दैट? ठीक है। अब सूसू बिना किसी रीजन के ही नीचे ना पुश हो जाए, तो यहाँ पे एक स्मूथ मसल का रबर बैंड लगा होता है इस तरीके से। एक्चुअली दो रबर बैंड होते हैं, मान लो यहाँ पे एक रबर बैंड, यहाँ पे देयर आर दो रबर बैंड्स विच ऐसे पकड़ के रखते हैं यूरेटर को, ताकि सूसू नीचे ना निकले आपकी मर्जी के बिना, या बिना भरे। पता चला एक एक बूंद यहाँ से आ रहा है, एक एक बूंद टपकता जा रहा है। इसको होल्ड रखने के लिए, इसको यहाँ पे होल्ड रखने के लिए यहाँ पे दो रबर बैंड्स लगते हैं। इनको स्फिंक्टर्स कहते हैं। इसको बोलते हैं इंटरनल स्फिंक्टर, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर इनवॉलंटरी मसल्स का बना होता है, स्मूथ मसल्स का बना होता है, मतलब आपका इस पे कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। दिस इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, सो ऑब्वियसली इट इज एन इनवॉलंटरी स्फिंक्टर। आप वॉलंटरी मतलब जिसको आप अपनी मर्जी से हिला सकते हो, इसको आप अपनी मर्जी से नहीं कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर सकते। हाउएवर थैंकफुली एक्सटर्नल स्फिंक्टर इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स। सो यू कैन कंट्रोल दिस। तो ये पार्ट आपके हाथ में होता है। हाथ में तो क्या होता है, मतलब आपके कंट्रोल में होता है, आपके कंट्रोल में होता है। आप तब तक जब तक इसको रिलैक्स नहीं करोगे तब तक सूसू नीचे नहीं जा सकता। सो बेसिकली एक्ट ऑफ मिक्चुरेशन, सूसू करने की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है? हमारे पास बॉस है, बॉस डॉन हमारे बॉडी का, जो डिसाइड करता है हमारी बॉडी क्या करेगी, कैसे करेगी। उसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। नर्वस सिस्टम में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो सारे डिसीजंस लेता है बॉडी के, ऑलमोस्ट सारे डिसीजंस लेता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक ब्रेन आता है, और ब्रेन में एक पीछे डंडी लगी होती है ब्रेन के पीछे, उसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। सो आई एम मेकिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम हियर। सो दिस इज द ब्रेन। सो ब्रेन इज समथिंग लाइक दिस, एंड ये नीचे डंडी, दिस कॉल्ड द स्पाइनल कॉर्ड। व्हाट आई एम मेकिंग हियर इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब ये डंडी आपको कहाँ नजर आती है बेटा? जो आपकी पीछे रीढ़ की हड्डी है ना, उसके अंदर से निकली हुई है। रीढ़ की हड्डी एक्चुअली स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए ही होती है। स्पाइनल
कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए ही होती है रीढ़ की हड्डी, और ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी खोपड़ी होती है, स्कल होता है। तो आपकी बॉडी के ज़्यादातर डिसीजंस वैसे तो ब्रेन लेता है, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ों में स्पाइनल कॉर्ड भी डिसीजन ले लेती है, जैसे कि सूसू करने की प्रक्रिया। जैसे ही ये ब्लैडर कुछ लिमिट तक भर जाता है, जैसे 300-400 ml भर गया, यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, देयर आर सर्टेन रिसेप्टर्स विच आर एक्टिवेटेड। अब तुम कहोगे मैडम रिसेप्टर क्या होते हैं? बेटा रिसेप्टर कुछ नहीं होते, जनरली प्रोटीनेशियस होते हैं। नहीं, प्रोटीनेशियस भी जनरली जरूरी नहीं है, अभी छोड़ो रिसेप्टर का, ये छोड़ दो किस चीज़ के बने हुए हैं, बस ये जान लो कि ये इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं अलग अलग जगहों तक। ये रिसेप्टर्स स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, दीज आर स्ट्रेच रिसेप्टर्स विच मीन्स दे रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेच। यूरिनरी ब्लैडर जब खाली होता है तो ऐसे पिच का होता है, लेकिन जब उसमें यूरिन भर गया होता है तो वो ऐसे मोटा हो जाता है, पियर शेप बन जाता है ऐसा। तो जब ये स्ट्रेच होता है, अंदर वाली वॉल स्ट्रेच होती है, तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। स्ट्रेच रिसेप्टर्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये बताते हैं कि भैया भर चुका है अब हमारा यूरिनरी ब्लैडर, इंफॉर्मेशन देते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ठीक है। वैसे तो ये ज़्यादातर इंफॉर्मेशन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाती है वो स्पाइनल कॉर्ड के पास जाती है, फिर स्पाइनल कॉर्ड उसको ऊपर भेजता है इंफॉर्मेशन को, लेकिन इस केस में स्पाइनल कॉर्ड खुद ही डिसीजन ले लेता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, कहता है कि चलो व्हाट टू डू नाउ, इट गिव्स कमांड्स। एक तो ये कमांड देता है डेट्रूजर मसल को रिलैक्सेशन का, रिलैक्सेशन ऑफ डेट्रूजर मसल्स। उल्टा लिख दिया, रिलैक्सेशन से क्या होगा, दबाना है नीचे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डेट्रूजर मसल। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डेट्रूजर मसल होगा तो यहां से नीचे जाएगा, यूरिन नीचे पुश होएगा, लेकिन यूरिन बाहर नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 रबर बैंड लगे हुए हैं, तो इनको रिलैक्स करना पड़ेगा। ये रबर बैंड ऐसे टाइट है, इनको ढीला करना पड़ेगा, तभी तो सूसू नीचे जाएगा। तो यहीं से सिग्नल आता है इंटरनल स्फिंक्टर को रिलैक्सेशन का, कि भैया रिलैक्स हो जाओ। अब सूसू यहां पहुंच गया, यहां आ गया, लेकिन ये तुम्हारी मर्जी है, ये थैंक गॉड तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम मेरा लेक्चर देखते हुए ये यहाँ पे ये प्रक्रिया चल रही है तो तुम वॉशरूम जाके ही ये ओपन करना चाहोगे ना, ऐसा तो नहीं जहाँ पे बेड पे बैठे हैं चलो मैडम कोई बात नहीं लेक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब तो होता ही रहेगा, ये तो सब दुनियादारी है, मोह माया है मैडम, आपका लेक्चर ही सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसा तो नहीं होगा ना। सो दिस इज वॉलंटरी, दिस यू विल डिसाइड टू रिलैक्स एंड देन मिक्चुरेशन। सूसू, इस पूरे प्रोसेस को मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स भी कहते हैं। बहुत सारे बच्चे बीच में कमेंट कर रहे हैं सेंसरी न्यूरॉन्स ये वो। देखो, जो सेंसेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाएं, दीज आर कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के थ्रू जाती है बेटा ये सेंसेशन। ये जो रिफ्लेक्स है ये सब नर्वस सिस्टम का पार्ट है। एंड ये जो न्यूरॉन्स है जो इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, कमांड लेके आ रहे हैं, अब इसने कमांड दे दिया ना कि इनको रिलैक्स कर दो या कॉन्ट्रैक्ट कर दो, दे आर कॉल्ड मोटर न्यूरॉन्स। दिस इज ऑल्सो, ये वाला भी मोटर न्यूरॉन है। क्लियर? ओके, एक बच्चा पूछ रहा है, गुड क्वेश्चन, सोनाली प्रधान, ये कह रहे हैं कि छोटे बच्चों में क्या ये स्फिंक्टर नहीं होता, दे पी एवरीवेयर। देखो बेटा, स्फिंक्टर होता है, बट ऑल ऑफ आवर स्केलेटल मसल्स कुछ स्केलेटल मसल्स के लिए तो आपको प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, जैसे आप बाजू उठाने की प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, आप छोटे बच्चे से बाजू उठा रहे हो अपनी, है ना, ये गर्दन हिला रहे हो, बिकॉज आपकी यू डोंट नीड प्रैक्टिस फॉर दैट, बट फॉर टू कंट्रोल सम स्केलेटल मसल्स you need practice. okay, for example, जो बेली डांसर्स होती हैं, है ना, डांसर्स होती हैं, बाबा रामदेव है, वो अपनी एब्डोमेन की फ्रंट वॉल को ऐसे मूव कर पाती हैं,
बेली डांसर्स इतना सुंदर मूव कर पाती हैं। एब्डोमेन की जो फ्रंट वॉल है ना, जो हमारी बॉडी वॉल फ्रंट वॉल है, दिस इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स, बट हम नहीं मूव कर पाते भैया। क्यों? क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं करी हुई। तो वो स्केलेटल मसल पे कंट्रोल उन्होंने सीखा है, हमने नहीं सीखा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सीखा नहीं जा सकता। नाउ बच्चों को ये स्फिंक्टर पे कंट्रोल ही नहीं करना आता है जब वो बेबी होते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं है कि कंट्रोल करना भी चाहिए। उनको लगता है भैया क्या दिक्कत है, बेड ही तो है, सब अपना ही तो संसार है, क्या चक्कर है, चलने दो। बट हम उनको धीरे धीरे सिखाते हैं दैट यू कैन नॉट डू दैट, देन दे लर्न टू कंट्रोल दिस स्फिंक्टर। दिस इज हाउ दे लर्न। ओके, व्हाट इज डेट्रूजर मसल? बेटा डेट्रूजर मसल कुछ नहीं है, दीज आर skeletal muscles, smooth muscles found in the wall of urinary bladder। यहाँ पे देखो, स्मूथ मसल को आप कभी भी कंट्रोल करना सीख नहीं सकते प्रैक्टिस के बाद भी, लेकिन कुछ स्केलेटल मसल्स होती हैं जिनको प्रैक्टिस के बाद सीखा जाता है। एक और चीज़ जो यहाँ पे मैं बताना भूल गई, यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की एपिथेलियम मिलती है। देखो, कोई भी कवरिंग, जहाँ पे भी कोई कवरिंग है, चाहे अंदर से कवर हो चाहे बाहर से कवर हो, हमेशा एपिथेलियल टिश्यू से होती है। बता चुकी हूँ मैं पहले भी, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू से कवरिंग होती है। यहाँ पे एक स्पेशल एपिथेलियम मिलती है बेटा, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम की खास बात ये होती है कि वो स्ट्रेच होने पे एपिथेलियम भी स्ट्रेच हो जाती है साथ में। जैसे यूरिनरी ब्लैडर जब फूला, जब उसमें यूरिन भरा, तो वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम भी स्ट्रेच हो पाती है। सो कुछ ऑर्गन्स में ट्रांजिशनल एपिथेलियम मिलती है विच आर स्ट्रेचेबल ऑर्गन्स। यही ट्रांजिशनल एपिथेलियम यूरेटर के नीचे वाले पोर्शन में भी मिलती है यहाँ पे, हालांकि पूरे यूरेटर में नहीं मिलती, बट द लोअर पोर्शन ऑफ यूरेटर हियर, यहाँ पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम मिलेगी आपके पास। यूरिन जितना प्रोड्यूस होता है, जिस क्वालिटी का प्रोड्यूस होता है, वो मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। कितना यूरिन प्रोड्यूस होता है एक दिन में, बताना बच्चों। मैम 2021 का 1 शॉट लेक्चर करा दीजिए ना। भाई मैं कराती हूँ यार, कराती हूँ। बोलो जल्दी बोलो, कितना यूरिन प्रोड्यूस होता है बेटा एक दिन में? 500 ml। बकवास। 1 to 1.5 लीटर्स। तरुण राइट, मोना राइट, पीयूष राइट। 1 to 1.5 लीटर्स ये बता चुकी हूँ। यूरिन का पीएच कितना होता है? यूरिन का पीएच कितना होता है ये भी बता चुकी हूँ, कमेंट्स में लिखो जल्दी से। यूरिन का पीएच कितना होता है? सब बता चुकी हूँ। छः, वेरी गुड। यूरिन इज स्लाइटली एसिडिक, 6 पीएच होता है। क्यों? बॉडी में बहुत सारा H पॉजिटिव आयन होता है फालतू का, तो बॉडी नहीं चाहती कि एसिडिक हो, बॉडी H पॉजिटिव से एसिडिक हो जाती है ना। हाइड्रोजन आयन एसिड है ना, तो उसको हम सूसू में निकाल देते हैं, तो आवर यूरिन इज एसिडिक, इट इज स्लाइटली येलोइश। 1 to 1.5 लीटर्स। कितना ग्राम यूरिया एक दिन में रिमूव होता है? कितना ग्राम यूरिया एक दिन में रिमूव होता है? जल्दी बोलो। कितना ग्राम यूरिया एक दिन में रिमूव होता है बेटा? हाँ, गुरजीत सर के साथ जूम पे क्लास ले लूँ? चलो लूंगी बेटा। 25 से 30 ग्राम यूरिया एक दिन में रिमूव होता है। ये सब तुम्हें याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। चलो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, इतना ही मैं सोच के आई थी आज पढ़ाने के लिए। सब कुछ बढ़िया तरीके से भगवान की दया से कवर हो गया। कल से हम, अब ये था इस चैप्टर में बेसिक स्ट्रक्चर्स का इंट्रोडक्शन। किडनी क्या होती है, कहाँ होती है, नेफ्रॉन कहाँ होते हैं, क्या होते हैं, प्रकार क्या होते हैं, किडनी की डायमेंशंस क्या होती हैं, यूरिनरी ब्लैडर कैसा होता है, यूरिथ्रा की लेंथ क्या होती है। ये तो बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर थे। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में होने वाले कॉन्सेप्ट्स। यूरिन कैसे बनता है, ठीक है। अभी तक तो दिमाग लगा ही नहीं था हमारा, अभी तक तो स्ट्रक्चर है, इसमें क्या दिमाग लगेगा। अब हमारा दिमाग लगेगा अगली बार से। यूरिन कैसे बनता है, यूरिन कॉन्सेंट्रेट कैसे होता है, यूरिन डाइल्यूट कैसे होता है। वी विल स्टडी अबाउट एवरीथिंग,
ठीक है, कल से शुरू करेंगे, 10 AM को लेक्चर होगा। आई विल सी यू टुमारो। MBBS फर्स्ट ईयर के लिए कब पढ़ाओगे यार? मुझे थोड़ी भी आता है MBBS फर्स्ट ईयर, कैसी बातें करते हो यार तुम? 300 से 400 ग्राम नहीं, 25 से 30 ग्राम अजरा। चलो, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड एनर्जी टू दिस क्लास। आई होप you have learned lot of things today. If you have, please tell me in the comment section. अगर समय हो आप लोगों के पास तो ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और नहीं अच्छी लगती हो तो वो भी बता देना कमेंट सेक्शन में। चलो ठीक है, I'll see you tomorrow at 10 AM. I'll see you. Bye bye. Thank you.